अगर कोई शख्स जो डिफॉल्टर है, वो डिफॉल्टर अगर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो फॉर्म भरने के एक दिन पहले तक उसने अपना ड्यूज क्लियर कर, बोल रहे कि उनको डिफॉल्टर लिस्ट में डालने के बाद तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। ये बेबुनियाद है, ये सरासर बेबुनियाद बात है उनकी। जो लोगों ने पैसे भरे वो ऑफकोर्स इलेक्शन के याद लोग जो है उन्होंने आकर के अपने ड्यूज क्लियर किए और 51 लोगों को मैंने जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू किया है। तो ये कहा लोगों ने पूरे 5 लाख रुपया लाके जमा किया अपने मेंटेनेंस का, 2 दिन में 5 लाख रुपया जमा किए मेंटेनेंस का। तो जो रेगुलर में थे उन्होंने भी भरा है और जो डिफॉल्टर थे, लेकिन रहमान साहब ने माना नहीं और उन्होंने 23/3/2024 को एक मीटिंग बुलाई कि ये मीटिंग में एक भी कमेटी मेंबर हाजिर नहीं था, सबके आगे एब्सेंट 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 है। सिर्फ एक रहमान साहब है जिनके दस्तखत के वजूद थे, लेकिन उनको आसिफ शेख को और अमानत को इनको कमेटी में लाना था। इसके लिए उन्होंने डेलिबरेटली मीटिंग बुला के सिर्फ खुद एक मीटिंग में हाजिर रहने के बाद उन्होंने उनको कोऑप्ट किया और कोऑप्ट करके सेक्रेटरी भी बनाया और ये डिसाइड किया है कि अब्दुल रहमान साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपनी मनमानी करके लाखों तमाम कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास का ठहराव इनके ऊपर दाखिल किया जाए। और ये अविश्वास ठहराव जो है, ये इन्होंने भी जितने भी आरोप किए हैं, ये सारे के सारे आरोप जो है इसमें कोई सबूत नहीं। इसका मतलब आप किसके ऊपर आरोप कर रहे हैं? इसमें बिल्डर बोलता है स्काईलाइन डेवलपर्स पे ये पूरा आना और कौन कौन है उसमें? स्काईलाइन डेवलपर्स पे जो भी डायरेक्टर्स होंगे, अभी जैसे मैं तो हमारे हाफिज भाई थे महरूम, जो उनके फर्जंद है अरशद, उनको तो पहचानता हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम भी मैंने उनसे ये। नमस्कार, आज आपण पुणे शहरातील कोंडवा येथे असलेले कौसरबाग सोसायटी या ठिकाणी आलेलो आहोत। आपण परवा दिवशीच एक बातमी केली होती आणि ती बातमी खूप चर्चेची ठरली। एकंदरीत कौसरबागच्या निवडणूक ही आता आयोजित झाली आणि त्याच पार्श्वभूमीवर दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर खूप प्रमाणात आरोप आणि प्रत्यारोप मोठा एक विषय चालू आहे। काही दिवसांपूर्वी आपल्याला आसिफ शेख यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली होती, त्याचसोबतीला ॲडव्होकेट अब्दुल रहमान यांनी काही त्यांच्या बाबतीत दुसऱ्या गटाबद्दल खूप तक्रारी केल्या होत्या व काही गोष्टींचा माहिती आपल्या समोर आणली होती। त्याच पार्श्वभूमीवर आज आपण दुसऱ्या गटाच्या जे उमेदवार आहेत आणि आता सध्या हे सर्व जे आता आपल्याला दिसत असतील, हे सर्वजण आता ह्या कौसरबाग सोसायटीमध्ये करंट जी आता मॅनेजमेंट कमिटी म्हणू शकतो आपण त्यांना, ते आपल्याबरोबर आता उपलब्ध आहेत। तर माझ्याबरोबर आता या सोसायटीचे सचिव जफरुल्ला खान सर हे माझ्याबरोबर आहेत। तर काही ते त्याच्या जे तक्रारी त्यांच्या होत्या आणि जे काय विरोध त्यांच्या होत्या त्याबद्दल आज ते आपल्याकडे काही त्यांचं म्हणणं मांडणार आहेत। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कई वीडियो यहाँ पे इलेक्शन को लेकर के वायरल हुए हैं और चूंकि ये इलेक्शन का पीरियड है, इसके लिए आरोप प्रत्यारोप तो ये चलने वाला है, लेकिन जो आरोप सामने वालों ने किया है ये पूरा के पूरा गलत, बेबुनियाद और बगैर सबूत के है। मैं यहाँ पे आज उसका खुलासा करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं एक्स सेक्रेटरी कह सकते हैं आप, अभी फ़िलहाल मैं सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मेरी मुद्दत जो है वो इस महीने की 27 तारीख है, 28 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। चूँकि इन लोगों ने एक्स मैनेजिंग कमेटी के ऊपर काफ़ी आरोप लगाए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा है मीटिंग इसमें वीडियो में, और जो उन्होंने लोड किया था उसमें उनका ये कहना है कि ये जो लिस्ट है, ये जो इसकी जो यादी जो दी गई है कोई सोसाइटी की जानिब से, वो यादी जो है सन 2023 की है और उन्होंने ये कहा है कि ये एक्स मैनेजिंग कमेटी की तरफ से है, जिसमें ज़्यादा करके उनका रुझान मेरी तरफ है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट पब्लिश की गई है, ये हमारी तरफ से बल्कि मेरी तरफ से नहीं है। ये लिस्ट वो लोग जो वायरल कर रहे हैं उनके साथ जो है, और उनके जो उन्होंने जो पैनल बनाया उसमें खास करके एडवोकेट अब्दुल रहमान, उन्होंने जो लिस्ट बनाई है और ये उन्हीं के लेटर से डिप्टी रजिस्ट्रार को सबमिट की गई थी, ये हमारी तरफ से नहीं है। और ख़ास करके उन्होंने अपनी सहूलत के हिसाब से ये जो लिस्ट है वहाँ पे सबमिट किया है और उसके अंदर जो भी उनकी शिकायत है उसके जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि हमारे
सीनियर एडवोकेट और जो फाउंडर मेंबर जिनको कहेंगे वो उनकी तरफ से हुआ था। उन्होंने अपनी तरफ से जो कुछ भी उसको करना था वो करके उन्होंने वहां पे सबमिट किया है। सर तुम्ही हे जे सांगताय हो. तर ह्या बाबतीत आपल्याकडे काही पुरावा उपलब्ध आहे का? आहे. माझ्याकडे पुरावा उपलब्ध आहे, मी आपला दाखवू शकतो. हे पत्र आहे 10/8/2023 चा. आप इसको जूम कर सकते हैं, तो जूम करके देखें इस पे, ये जो है इसका इसके ऊपर उनकी दस्तखत है. थोडं त्याला जवळ आणा जेणेकरून ते त्यांचं जे कागद आहे ते आपल्याला दर्शकांना दाखवता येईल. त्यांची सही आहे त्याच्यावर. यामध्ये असा विरोधकांचा आरोप आहे की अब्दुल रहमान यांनी स्वतःच ही यादी प्रसिद्ध केली होती. ह्याच्या बाबतीत 10/8/2023 साली चेअरमन असताना ॲडव्होकेट ए रहमान म्हणजेच जे अब्दुल रहमान सर आहेत ज्यांनी आपल्याला मागच्या व्हिडिओमध्ये त्यांची माहिती दिली होती. तर एकंदरीत ह्या बाबतीत तुम्ही स्पष्ट काय म्हणताय? या हे बाबतीत मला असं म्हणायचं आहे की या पिरियड मध्ये स्पेशली माझ्यावर आणि आमचे जे सहकारी आहे अब्दुल सलीम शेख सलीम साहेब यांच्यावर मीटिंग चालू असताना आसिफ शेख हे कमिटी मीटिंग मध्ये आले आणि त्यांनी अत्यंत वेगळ्या विचाराने आणि त्यांनी आमचा अपमान केला. अपमान करून तर आम्हाला सांगितलं की बा तुम्हाला तुमच्या कारणामुळे हे जे काय चाललंय सगळं तुमच्यामुळे आहे, म्हणून तुम्ही आणि शेख साहेब सलीम साहेब या दोघांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे. म्हणून मी माझा राजीनामा दिला त्यांना 9/8/2023 रोजी. अत्यंत महत्वाची म्हणजे गोष्ट अशी मला सांगायची है, आई थिंक मला जरा हिंदीत बोललं तर जास्त आई कैन क्लियर माय व्यूज. हिंदी मध्ये बोला. हाँ, मुझे ये बताना है कि मैंने अपना जो रिजाइन दिया था, जो अब्दुल रहमान साहब जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो वो अपनी तरफ से जो कुछ बात बताते हैं उसका मैं आपको प्रूफ के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया. देखिए मेरा रेजिग्नेशन यहाँ पर है, ये मेरा रेजिग्नेशन जो है मैंने दिया हूँ और इसमें मैंने क्लियरली लिखा हूँ मेरे दस्तखत के साथ. और ये जो भी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये सारे सबूत के साथ कर रहा हूँ और सामने वालों ने जो कुछ भी आरोप लगाया वो बगैर किसी सबूत के कर रहे हैं. ये मेरा रेजिग्नेशन है, ये मैंने लेटर लिखा. एकंदरीत तुम्हाला थोडक्यात काय सांगायचंय त्या मुद्द्यावरती? मी तेच सांगतो आपल्याला की मी आता इथे जे राजीनामा दिला होता ते मी फक्त सचिव पदाचा दिला होता. लेकिन अभी यहाँ पे जो मीटिंग हुई है ये प्रोसिडिंग बुक मध्ये प्रोसीडिंग मध्ये लिहिलेलं आहे. किती तारखेचा प्रोसीड आहे? ये 15 अगस्त 2023 को मीटिंग हुई. ये 15 अगस्त 2023 को जो मीटिंग बुलाई गई उसके अंदर जो है मेरा रिजर्वेशन रखा गया. उसके अंदर आइटम नंबर 3 ये मिनट बुक की जेरोक्स मेरे पास है और मैं जबानी बात नहीं कर रहा हूं कि जो मिनट बुक में लिखा गया है उसकी मैंने यहाँ पे जेरोक्स लाया हूं और अगर किसी को इसमें कुछ शक है तो कभी भी आके देख सकते हैं. एनीवे इसके अंदर जो हे तुम्हाला कुठून मिळालं? मी सेक्रेटरी माझ्याकडे मिनिट्स बुक आहे ना. नाही, तुम्ही 9 तारखेला एकंदरीत राजीनामा दिला आणि हे मिनिट्स बुक तुम्हाला आता नेमके कुठून मिळालं असा आमचा प्रश्न काय आहे की जेणेकरून हे तुम्ही बनाव तर केलेलं नाही असं तर एकंदरीत प्रकार नाहीये ना. मी तेच तुम्हाला सांगतो की त्याच्यानंतर मी पुन्हा सेक्रेटरी झालो आणि तेव्हा मिनिट्स बुक आमच्या ताब्यात आली. या मिनिट्स बुक रेफर करताना मला याच्यात हे मिळाला ते मी आपल्याला दाखवतो. मिनिट्स बुकची जेरॉक्स आहे, कुणाला पाहिजे असेल तर मी आखी मिनिट्स बुक त्यांना दाखवू शकतो. इसमें जो लिखा है टू डिसाइड द रेजिग्नेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी बाय जफरुल्लाह खान. इसमें भी ये क्लियर लिखा है इन्होंने कि सेक्रेटरीशिप का रिजाइन. अभी आगे ये क्या लिखते हैं ये देखिए, इनकी मनमानी देखिए. मैंने सेक्रेटरीशिप का रिजाइन दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैनेजिंग कमेटी से खारिज हो गया. मैंने सेक्रेटरीशिप का रिजाइन दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं मस्जिद के सेक्रेटरीशिप से निकल गया. तो इन्होंने क्या किया है देखिए इनकी मनमानी. इस विषय पर चर्चा करते हुए सदर साहब तमाम मेंबरों को बताया कि सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब जफरुल्लाह खान साहब ने अपने सेक्रेटरी पद से राजीनामा दिया है. यहाँ लिख रहे सेक्रेटरी से पद से राजीनामा दिया है, लिखित में दिया है. इस पर तमाम मेंबरों ने अपनी राय सादिर करते हुए और तमाम कमेटी के मेंबरों ने यह तय किया है कि जनाब जफरुल्लाह खान साहब को सोसाइटी और मस्जिद के सेक्रेटरी के पद से निष्कासित किया जाता है और साथ ही मैनेजिंग कमेटी के मेंबर से भी निष्कासित किया जाता है. मैंने सेक्रेटरीशिप का रिजाइन दिया,
ये मेरे तीनों रिजाइन दे रहे हैं, इनके घर का राज है कि भाई तुमको रिजाइन किया तो तुम यहाँ से भी चले जाओ, वहां से भी चले जाओ, वहां से भी चले जाओ। अल्लाह का करम है मेरे घर से मैंने निकाला इन लोगों को। ये जो बातें हैं ये रहमान साहब की मनमानी की बातें हैं। इसके बाद जो है आपको तर मग ह्यानंतर काय घडलं? आणखीन बरेचसे आरोप तुमच्यावर झाले की आपण ह्या सोसायटीचं खूप मनमानी कारभार करत होता, आणि दुसरी गोष्ट अनेक आपल्यावरती आरोप झालेले आहेत. एकंदरीत आपण व्हिडिओ पाहिलेला असेल हो. तर त्या व्हिडिओबद्दल आपण काय सांगाल? त्या न्यूज बद्दल आपण काय सांगाल? त्या न्यूज मध्ये आपले जे एक मेंबर है आमचे जिया शेख, इन्होंने ये बताया, और वो दूसरा क्या नाम उसका नहीं, और वो इसके साथ में शफी, एक और मेंबर है इनका नाम है शफी। उन्होंने पहला जो वीडियो डाला था तो उसमें उन्होंने बताया कि ये जो लिस्ट है ये 2023 की, तो उसका मैंने क्लैरिफिकेशन देखा कि हमारे पास से नहीं, ये खुद रहमान साहब ने सबमिट किया था। जिया साहब का ऐसा कहना है कि भाई इन्होंने जो है ये 126 मेंबरों को डिफॉल्टर लिस्ट में डाला है। अब डिफॉल्टर लिस्ट में डाला इसका मतलब ये नहीं कि क़यामत तक डिफॉल्टर रहेंगे, या किसका नाम अगर रेगुलर लिस्ट में तो इसका मतलब ये नहीं कि क़यामत तक रेगुलर रहेंगे। इसका कायदा ऐसा है कि अगर कोई शख्स जो डिफॉल्टर है वो डिफॉल्टर अगर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो फॉर्म भरने के एक दिन पहले तक उसने अपना ड्यूज क्लियर करना चाहिए। वो ड्यूज क्लियर करने के बाद वो रेगुलर में आता है और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। और मुझे आपको ये बताना है कि उस दिन जो हुआ जो इलेक्शन का आखिरी जो दिन था उस दिन मैं सोसाइटी के ऑफिस में बैठा रहा। सोसाइटी के ऑफिस में बैठ करके इनका ऐसा मानना है कि भाई ये जो तुम्हारा इलेक्शन हुआ है ये वन साइड हुआ है। उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग डिफॉल्टर थे, वो डिफॉल्टर जो लोग हैं वो तमाम लोगों ने आके अपने ड्यूज क्लियर किए। इलेक्शन के फॉर्म भरने के 2 दिन तक पहले मैं इसी ऑफिस के अंदर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक बैठा रहा, और जिन जिन लोगों ने अपने ड्यूज क्लियर किए हैं उनको नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया है। अभी आपको जान के हैरानी होगी कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि उनको डिफॉल्टर लिस्ट में डालने के बाद वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, ये बेबुनियाद है, ये सरासर बेबुनियाद बात है उनकी। जो लोगों ने पैसे भरे वो ऑफकोर्स इलेक्शन की यादी में उनके नाम अभी आ रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि उस दिन मैंने 2 दिन में बैठ करके लगभग 51 लोग जो है उन्होंने आकर के अपने ड्यूज क्लियर किए, और 51 लोगों को मैंने जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट इश्यू किया है। तो ये कहां से वन साइड इलेक्शन हो गया? इसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं कि सोसाइटी का जो मेंटेनेंस है बड़ी मुश्किल से साल भर में महीने भर में 1 लाख रुपया जमा होता है, हार्डली 1 लाख 1.5 लाख रुपया जमा होता है। लेकिन उस दिन लोगों ने पूरे 5 लाख रुपया लाके जमा किया अपने मेंटेनेंस का। 2 दिन में 5 लाख रुपया जमा किया मेंटेनेंस का। तो जो रेगुलर में थे उन्होंने भी भरा है और जो डिफॉल्टर थे उन्होंने भी भरा है। इसके लिए ये जो लिस्ट है और ये जो डिफॉल्टर का है ये भी उनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ये आपके सामने मैंने प्रूफ के साथ बता दिया हूं। इसके बाद रहमान साहब के बारे में जो मुझे कहना है वो ये है कि मेरे निकल जाने के बाद आपने एक मीटिंग बुलाई 23 तारीख को, और वो मीटिंग जो है 23/3/2024 की मीटिंग उन्होंने बुलाई थी। ये मीटिंग में एक एजेंडा था कि सेक्रेटरी जो मैंने रिजाइन दिया था और हमारे गालिब भाई जिन्होंने ट्रेजरशिप का रिजाइन दिया था उनकी जगह उनको दूसरे लोगों को कैंडिडेट को लेना था। उस वक्त रमजान के महीने चल रहे थे, इसलिए हम सबने मिलकर जितने मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं सबने मिलकर उनसे कहा कि भाई आप ये मीटिंग अभी मत लो, रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के बाद जिसको भी कोऑप करना है जो भी करना है वो करेंगे। लेकिन रहमान साहब ने माना नहीं और उन्होंने 23/3/2024 को एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर कोरम का पूरा होना जरूरी है, बगैर कोरम के आप कोई भी डिसीजन ले नहीं सकते। लेकिन अगर आप रहमान साहब के कारनामे को देखेंगे तो ये जरा इसको जूम करके दिखाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये मीटिंग में एक भी कमेटी मेंबर हाजिर नहीं था, सबके आगे एब्सेंट है। सिर्फ एक रहमान साहब है जिनके दस्तखत के ऊपर है और जिसमें उन्होंने बैठ के मीटिंग कंडक्ट किया।
मीटिंग कंडक्ट जो किया उन्होंने वो एक तो गैर कानूनी मीटिंग थी। सबसे पहले उनको किसी को कोऑप करने की जो जरूरत थी वो यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि बाकी मेंबर भी सोसाइटी में मौजूद थे। लेकिन उनको, आसिफ शेख को और अमानत को, इनको कमेटी में लाना था। इसके लिए उन्होंने डेलिबरेटली मीटिंग बुला के सिर्फ खुद एक मीटिंग में हाजिर रहने के बाद उन्होंने उनको कोऑप किया और कोऑप करके सेक्रेटरी भी बनाया और ट्रेजरर भी बनाया। अगर कानून आप देखेंगे, जो एमसीएस एक्ट का जो कानून है, वो कानून के तहत कमेटी मेंबर को किसी को भी ऑफिस बेरर चुनने का इख्तियार नहीं है। ये कानून है कि अगर समझो सेक्रेटरी और ट्रेजरर ने रिजाइन दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कमेटी बैठी और उसमें से भाई तुम ट्रेजरर बनो और तुम सेक्रेटरी बनो। ये ऐसा कानून नहीं है। कानून ऐसा है कि अगर आपको ट्रेजरर और ऑफिस बेरर अगर आपको चुनना है, ऑफिस बेरर अपॉइंट करना है, तो आपको डीडीआर को लेटर लिखना पड़ता है और उनके पास से उनका रिप्रेजेंटेटिव आता है और वो इलेक्शन लेकर के ट्रेजरर और ये जो भी ऑफिस बेरर है उनका अपॉइंटमेंट करता है। इन्होंने डायरेक्ट अपने तौर पे इनको अपॉइंटमेंट किया। अच्छा, एक बात खास और आप ये देख लिया, ये मिनट बुक मेरे पास पूरी है। एक मीटिंग जो हो जाती है, एमसी की जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद में उसके मिनट्स लिखे जाते हैं। इन्होंने जो कोऑप्शन किया है और जो सेक्रेटरी ट्रेजरर बना है उसका कहीं भी मिनट्स में रिकॉर्ड नहीं है, और मिनट्स में रिकॉर्ड नहीं रहते हुए भी उन्होंने गलत जो खोटी जो ये है मिनट्स है वो बैंक में दिया है कि भाई ये दो लोगों को हमने अपॉइंटमेंट किया है, और वो भी झूठे मिनट्स लिखे हैं। अब जो बैंक में दिया है वो इस तरीके से उन्होंने दो लोगों को कोऑप करके लिया था जो टोटली इल्लीगल है। आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये भी देख लीजिए आप, ये इसमें पूरी तरह से कौन सा कायदा है, कौन सा कानून है और कौन से कानून के तहत में इन्होंने इनको ये किया है, कितना गलत काम किया है वो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, ज्या अर्थी सहकारी संस्था समिती निवडणूक नियम 2014 मधील नियम 2(9) मधील तरतुदीनुसार समितीच्या सदस्यांच्या निवडीचा ह्या समावेश निवडणूक प्रक्रियेमध्ये होतो। महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1960 चे कलम 73 क ब 1 मधील तरतुदीनुसार सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापक समिती निवडणूक व लागू असलेल्या मुदतीपर्यंत कोणतेही नैमित्तिक रिक्त पद झाल्यास या संस्थेच्या पदाधिकारी निवडीचे अधिकार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास आहे। इसमें पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि इस किस्म की जो भी वैकेंसीज होती है वो वैकेंसीज का इख्तियार पूरा के पूरा डिप्टी सर को है। इन्होंने ये पूरा 1960 का जो कायदा है इसका पूरा उल्लंघन करते हुए अपनी मनमानी से इन्होंने लोगों को अपॉइंट किया, और इस तरीके से उसके बाद बैंक में इन लोगों के नाम चढ़ाए और नाम चढ़ाने के बाद उसमें लाखों रुपए निकाले गए, और लाखों रुपए निकाल के जो सोसाइटी की जो काम नहीं थे उसमें खर्च किए गए, जिससे सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हे सर्व प्रकरण झाल्यानंतर पुढे काय घडलं होतं? इसके बाद ये जो इनके कारनामे थे, इनके सब कारनामे को लेकर के जो है वो आगे इनके ऊपर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में इनके सारे काले कारनामों को पूरी मैनेजिंग कमेटी ने जो है ये डिसाइड किया है कि अब्दुल रहमान साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं, और अपनी मनमानी करके लाखों रुपए उन्होंने खर्चा किया है। ये तमाम काम को देखते हुए तमाम कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास का ठराव इनके ऊपर दाखिल किया जाए, और ये अविश्वास ठराव जो है ये पारित हो गया है तुम्हारा 28/5/2024 को। ये इसकी कॉपी है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके पीछे डीडीआर की दस्तखत है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे दाखिल किया गया, और दाखिल करने के बाद 28/5/2024 को इनको जो है इनके कारनामों की वजह से चेयरमैनशिप से इनको हटा दिया गया। अब ये शख्स जिसके ऊपर अविश्वास का ठहराव डाला गया है, और ये शख्स जो अविश्वसनीय है, ऐसा आदमी दोबारा आके इलेक्शन कर रहा है, दोबारा आके इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहता है, और अगर ऐसे आदमी जिसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था ये दोबारा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे आदमी को वोट दे? अगर आप चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। इसके बाद इससे पहले भी एक वाकया ऐसा हुआ कि मस्जिद में जो है शब का प्रोग्राम चल रहा था, और उस शब के प्रोग्राम में जो है
वो इनके कुछ लोगों ने धांधली की गई थी और इसकी वजह से आपका 8/4/2024 को कोंडवा पुलिस चौकी में जो है इनके ऊपर एफआईआर दाखिल किया गया था। ये एफआईआर का नंबर है 0380। इनके ऊपर 4-5 कलम लगाए गए थे। ये जो एफआईआर दाखिल किया गया था उस एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है और ये एफआईआर की कॉपी आप लोगों को समझने के लिए ये यहाँ पे दिखाई जा रही है। अभी तक जितने भी चीजें मैंने किया है और इन्होंने भी जितने भी आरोप किए हैं, ये सारे के सारे आरोप जो है इसमें कोई सबूत नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैं जितनी भी बातें मैंने किया है, मैंने हर एक चीज का सबूत आपको दिया है और भी बहुत सारे सबूत मेरे पास है। अगर कोई साहब इसको देखना चाहते हैं तो आप किसी वक्त भी बेशक मेरे पास आए, मैं आपको सारे सबूत पेश करूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तर एकंदरीत या कौसरबाग सोसायटीचे सचिव जफरुल्ला खान यांनी यांची पूर्ण बाजू आपल्यापर्यंत मांडलेली आहे आणि बऱ्याचशा गोष्टींचा यांनी आज जे सर्व प्रकार आहे ते उजेडात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे। याच सोबतीला आपल्याबरोबर या मॅनेजिंग कमिटीमधले अशफाक संजोफी हे आपल्याबरोबर आहेत। हे यांचं काही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला होता, त्याच्या अनुषंगाने तुम्ही त्याच्यावरती काय सांगाल? इसमें अभी जो हमारे साथ में जो आरोप किए हैं हमारे मैनेजिंग कमेटी के ऊपर, तो अभी जो एक्स चेयरमैन अब्दुल रहमान साहब जिन्होंने आरोप किया है वो इतने सालों तक चेयरमैन रह चुके सोसाइटी के और इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन होने के बाद भी ये मैनेजिंग कमेटी के मेंबर रह चुके, तो तभी उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया कोई मीटिंग में, और अभी अचानक ये सब फेक जो है इनका स्टेटमेंट, इसके लिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये सब चीजें। नाही, त्यांनी सांगितलंय की त्यांनी त्या बाबत तक्रार देखील दिली होती। तकरार दिए, ऐसा कुछ तकरार हुआ नहीं है और हमारे को इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है एक्चुअली। तर मग एकंदरीत तुम्ही सांगताय की यामध्ये काही भ्रष्टाचाराचा काही झालेला नाही, असं एकंदरीत तुम्ही सांगताय का? हो, असं झालेलं नाही आहे काही। तर एकंदरीत पाहिलंय आपण की अनेक शंका आणि विशंका इथे आपल्याला माहिती मिळालेली आहे, परंतु ह्यामध्ये एक चर्चेचा उमेदवार म्हणजेच दुसऱ्या गटाचा त्यांचं नाव तौसिफ शेख म्हणून आहे, ते आपल्याबरोबर आहे। त्यांच्यावरती बरेचसे आरोप झाले होते, आपल्याबरोबर आहेत। तर तौसिफजी, काय सांगाल की तुमच्यावरती जे आरोप झालेले आहेत आणि त्यामध्ये बरेचसे आरोप झालेले आहेत, तर तुम्ही पाहिला असेल ते व्हिडिओ, ते नेमकं काय आरोप आहेत आणि त्या आरोपांना तुम्ही कसं पाहताय? तो मेरे रिलेटेड ये ऐसा क्या बोलते हैं एक्यूजेशन कर रहे थे कि जो हमारी पुरानी कमिटी है उन्होंने ये सिर्फ नाम के लिए सामने एक कमिटी प्रपोज की है। तो इसके रिलेटेड मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता था कि हम लोग का ऐसा हुआ कि जब रहमान साहब के ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस होने के बाद, उससे पहले यानी मस्जिद के ताल्लुक से एक एडॉक कमिटी फॉर्म की थी ताकि वो मस्जिद के डे टू डे बेसिक चीज़ों पे सिर्फ यानी जो यानी नमाजियों का आना जाना और जैसा चंदा कलेक्ट होता है उसको कलेक्ट करके मस्जिद के अकाउंटेंट तक जमाना, ये सब चीज़ों के लिए 7 लोगों की एडॉक कमिटी रहमान साहब जब चेयरमैन थे और जो मस्जिद की ट्रस्ट और सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी ने उसको अप्रूव करके हमको एक लेटर ऑथराइज किया था। वो बेसिस पे हम लोगों ने एक्टिविटीज मस्जिद के देखना स्टार्ट किए थे। तो उसी से रिलेटेड जैसा हमारे जफर चाचा ने बताया कि शब के रिलेटेड कुछ एक इशू हुआ था जिसके रिलेटेड फिर एफआईआर हो गई थी और वो एफआईआर कोंडवा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई थी। तो हम लोग का ये बैकग्राउंड था कि हमारी जो कमिटी तब से ये 1.5 साल पहले ये सब कामों में आना स्टार्ट हुई थी। तो वो रीजन से जब अभी इलेक्शन का टाइम आया तो जब सब मैनेजमेंट कमेटी ने डिस्कस किया कि भाई इलेक्शन लग चुके हैं और अभी आगे कैसा मूव होना है, तो ऐसा आइडेंटिफाई हुआ कि काफ़ी सारे मेंबर 70+ है और वो कमेटी मेंबर्स चाहते थे कि अभी नेक्स्ट टीम इसमें आगे ये सब चीज़ों को देखे और आगे का कारोबार आगे बढ़ाए। तो इंक्लूडिंग रहमान साहब और बाकी पूरी एग्जिस्टिंग कमेटी ने मीटिंग लिया जिसमें सबने ये डिसाइड किया कि हम कोई ये इलेक्शन में नहीं खड़ेंगे और सबकी राय मशवरे से, और हमारे जो बाकी के भी जिम्मेदार है सोसाइटी के जो कमेटी में नहीं थे बट काफी पुराने मेंबर्स है 20-25 साल से, ऐसे 30-40 लोगों की मीटिंग हुई। वो मीटिंग में ये प्रपोज हुआ कि ये कमेटी हम लोग फॉर्म करते हैं जिसमें मैं हूँ,
डॉक्टर सुहेल है सना हॉस्पिटल वाले, हमारे फराज बोलकर है जो मेरिडियन कंस्ट्रक्शन उनका फर्म है, और अकबर भाई है। यानी हमने ये किया कि हर एक जो काफी बड़ी सोसाइटी है, तो नईम फिरदौस से, नईम से, कब्रस्तान के वो साइड से, गैलेक्सी A1 A2 A23 तक के, तो हर पार्ट से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव इसमें इन्वॉल्व है। वो बेसिस पे ये कमिटी बनी है, ना कि ऐसा कोई नियर वंस और डियर वंस को लेके बनाई गई है। तो ये सबके सहमति से किया गया था, और सबका एक्सेप्टेंस भी था इसमें कि हम लोग अभी पुराने लोग कोई नहीं रुकेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, कोई पुराने इसमें नहीं रुके सिवाय रहमान चाचा के। तो ये था कि जो हम लोग पे एक्यूजेशन कर रहे हैं कि मैं जो सिर्फ एज अ फेस आगे किया, ऐसा नहीं है। ये हमारी पूरी टीम है, और यहाँ रहने वाले भी सब ओनर्स लोग हैं। तो ऐसा किसी को भी लाके ऐसा कुछ फेस नहीं बना सकते, यानी लोग को भी, यानी यहाँ सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, तो दे नो कि अभी किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। तो अभी जो जैसे चीजें अभी चल रही है, तो उन्होंने उनके चीजें रखी, हमने हमारे रखी। तो अब लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत नहीं है। तो हम तो ऐसा खुद को सर्टिफाई नहीं कर रहे कि हम ही सही है, हमने हमारा पार्ट रखा। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, हम कभी कोई वो चीज के रिलेटेड बैनरबाजी या कुछ नहीं करते। हम लोगों को काम करने की आदत है और काफी टाइम से कर रहे हैं, तो वो सब पब्लिक के नॉलेज में और सोशल मीडिया डोमेन में सब चीज अवेलेबल है, ऐसा है। ह्याच्या पलीकडे आपल्याला आणखीन काय सांगायचं आहे का, जी माहिती अशी काही वेगळी असेल? इसके अलावा जो है, मुझे इस पॉइंट पे डिस्कस करना था कि हमारा जो एक्चुअली एक मेंबर्स का ग्रुप है, शेयर होल्डर्स का, आज ही यानी उसमें कुछ हमारे मेंबर्स का बोलना था कि सब जो है, जो अभी जैसे लास्ट वीडियो में नॉन अलॉटीज को लेके काफी सारी उसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि इतने सालों से लोगों के घर मिले नहीं है, तो उसके भी कुछ काफी सारे यानी एग्जिस्टिंग कमिटी और जो बिल्डर थे स्काईलैंड डेवलपर्स, उनमें कुछ एक डिग्री भी हुई थी जिसके तहत कुछ फंड्स आने थे। और वो भी ऐसा हुआ कि वो साइन होने का मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है पीरियड, बट एक 2 से 3 साल का कमिटमेंट डिले हुआ था। जब कमेटी ने मुझे अप्रोच किया था कि आप बिल्डर की जो टीम है उनसे बात करके ये चीज को कुछ कर सकते क्या, तो वो वक्त पे मैंने जाके अरशद और हमारे उनके जो साथ में पार्टनर्स है दूसरे फर्म के जो काम कर रहे हैं अभी, उनसे राब्ता किया। तो ये मालूम पड़ा कि 4 करोड़ का कुछ अमाउंट था, जिसमें से 80 लाख उन्होंने रिलीज कर चुके हैं, और रिलीज करने के बाद जो बचे हुआ कुछ 320 का पेमेंट था, वो नहीं करने का रीजन ये कि हमारे ऐसे कुछ मेंबर्स, उनका बोलना है कि डिग्री में ऐसा था कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स कोई चीजों में ऐसे तकरार नहीं करे जिससे उनके काम को डिले हो। उनके काम को डिले होगा तो उनको पेमेंट देने के लिए डिले होगा। तो वैसी जो तकरारें थी, तो वो वही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रुप का डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हमारे जिया भाई का मानना था कि सबको मिलके डिस्कस करना चाहिए ये पॉइंट पे, क्योंकि उनका ये बोलना है कि कौन है जिया भाई, कौन है? जिया वो भी काफी पुराने, यानी उनके भी वालिद थे जो यानी पुराने मेंबर है यहाँ के, उनकी भी मेंबरशिप है, और उनके कुछ सिस्टर का एक नॉन अलॉटी में नाम है जिसपे उनको भी जो फ्लैट आना बाकी है उनका। तो उनका बोलना है कि कोई भी पैनल जो है बिल्डर के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, जो मेन कल्प्रिट है, जिसने सोसाइटी को बर्बाद कर दिया है। रेंट जो सोसाइटी दे रही है, ये आप प्लीज नोट कर दीजिए कि रेंट बिल्डर का शायद होता है, काफी सारे रेरा में भी आप देखेंगे कि अगर डिले होता है तो बिल्डर का टास्क है कि वो पेमेंट मंथली जो भी दे। ये केस में सोसाइटी नॉन अलॉटीज को हर मंथ एक अमाउंट दे रही है एज अ रेंट, जो भी है, और वो सोसाइटी की लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, ये उनका भी मानना है। तो उनका बोलना था कि ये जो सोसाइटी दे रही है वो बिल्डर की जिम्मेदारी है, बिल्डर के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए था मैनेजिंग कमिटी ने उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज डिग्री भी किया, जो मैंने आपको बताया, जिसके तहत जो पेमेंट आना बाकी है। और वो जो ये मैसेज आप हमको बता सकते हैं? जी, ये तो हमारे सब शेयर होल्डर्स जो है, यानी जो मेंबर्स है। पर ये इसमें खास बात क्या है कि ये जिया कौन है? ये भी यानी सोसाइटी के शेयर होल्डर मेंबर जी बता रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये क्या ये दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? अभी जैसे जो पैनल चल रहा है, तो इनकी सिस्टर शायद वो पैनल से रुकी है, जो हमारा वहां से उम्मीदवार है। वहां से उम्मीदवार है, हाँ जी। तो अभी 18 तारीख को एक्चुअली फाइनल पैनल होना है, तो अभी उसके बाद तो हम लोग और वीडियोस डालेंगे कि हमारा पैनल आगे क्या क्या प्लान आउट कर रहा है,
अभी जो आपने मैसेज बताया तो उसका ओवरऑल मतलब क्या निकल रहा है, आपका क्या बोलना है? ओवरऑल उनका भी यही बोलना था, और जो मेंबर जो थे हमारे जिन्होंने ये कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था, उनका भी बोलना है कि अब जो नया पैनल आ रहा है, जैसे हम और वो, कोई ये चीज की बात नहीं कर रहे नॉन अलॉटी की। तो हमारा तो एक ये अप्रोच था कि जैसा हम लोग को सिंबल आता है, हमारा पैनल फाइनलाइज हो जाता है, उसको एक प्रॉपर शक्ल मिलती है, तब हम ये सब चीजें डिस्कस करना चाहते थे। बट जो कि वो बात अभी निकली है, तो सबका यही मानना है कि इसमें तो जिम्मेदार बिल्डर है। इसका मतलब आप किसके ऊपर आरोप कर रहे हैं? इसमें बिल्डर बोले तो अभी स्काईलाइन डेवलपर्स पे ये पूरा आना, और कौन कौन है उसमें? स्काईलाइन डेवलपर्स में जो भी डायरेक्टर्स होंगे, अभी जैसा मैं तो हमारे हाफिज भाई थे मरूम, जो उनके फर्जंद है अरशद, उनको तो पहचानता हूं मैं, जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम भी मैंने उनसे ये चीज में डिस्कस करके आया था। और कौन नए डायरेक्टर्स ऐड हुए उसका मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कि कोई उसमें और भी डायरेक्टर्स है क्या। एकंदरीत आपण पाहिलंय की हा भला मोठा गुंतागुंतीचा विषय होत चाललाय. जेवढा आपण या बाबतीत अधिक माहिती घ्यायला जाऊ तर तेवढीच माहिती ही आणि आणखीन खोलात जाते. तर हे एवढ्या सोप्यात समजण्यासारखा विषय नाहीये. मात्र माझ्या प्रेक्षकांना विनंती आहे की या बाबतीत काही आपल्याला अधिक माहिती लागत असेल तर आपण यांच्याशी संपर्क साधावा. यामध्ये हाजी तौसिफ आहेत, जफरुल्ला खान आणि अशफाक जे आहेत, याच्या व्यतिरिक्त जे काही यांचे जे उमेदवार असतील यांच्याशी संपर्क साधावा. यासोबतीला आपण आणखीन काही कौसरबागचे व्हिडिओ करणार आहोत. तर मी इथेच थांबतो आणि भेटूयात लवकर पुढच्या व्हिडिओमध्ये. मी होतो आपला मुझम्मिल शेख, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र, पुणे.